हाइपरटेंसिव क्राइसिस, बोलिए। हाइपरटेंसिव क्राइसिस क्या मतलब हुआ? कि उसमें बीपी बहुत मरीज आपके पास आया, वो गफलत की स्थिति में है, आपने बीपी नापा तो 220/120 आया। इसको हाइपरटेंशन कहेंगे। और क्योंकि वो गफलत की स्थिति में है, ऑल्टर्ड सेंसोरियम में है, तो उसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहेंगे। अब इस सिचुएशन में हमारा दिमाग क्या क्या सोचेगा, बताइए। पहला क्या सोचेगा? हैं? बोलो। उसको कैसे मैनेज करेंगे? मैनेज क्या करेंगे, वो तो करेंगे ही। दिमाग में क्या क्या आया, क्या हुआ है? पहली चीज, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। दूसरी चीज, ब्लड प्रेशर कब से है। तीसरी चीज, क्या ब्लड प्रेशर की दवा खाना भूल गए हैं। चौथी चीज, कौन सी दवा खा रहे हैं, ये एक बात दिमाग में आई। दूसरी चीज, भाई क्या हुआ है इनको, क्या दिमाग की नस फट चुकी है, तो इसका मतलब ब्रेन हैमरेज हो चुका है। या दिमाग की नस नहीं फटी है, दिमाग में खाली सूजन आई है, तो क्या सेरिब्रल एडिमा हुआ है। क्या कोई क्लॉट फंस गया है, तो स्ट्रोक तो नहीं हो गया, इस्केमिक स्ट्रोक। TIA तो नहीं हो गया, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। या कोई और कारण तो नहीं है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा हो। तो इतनी बातें दिमाग में आएंगी। तो अब सबसे पहले चीज आएगी कि हम उनको सपाट सरफेस पे लेटा लेंगे, कॉल फॉर हेल्प करेंगे, वाइटल्स को फिर से रिपीट करेंगे। कई बार ऐसा होता है जब इमरजेंसी में आनन फानन में मरीज लाए जाते हैं तो उनके दिल की धड़कन भी बढ़ी होती है और बीपी भी बढ़ा आता है। और आजकल डिजिटल मशीनें चल गई हैं, तो रॉन्ग रीडिंग कर लेते हैं। तो हम लोग उस रॉन्ग रीडिंग को लिख के रॉन्ग इलाज करने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि कभी भी कोई चीज बहुत लो या बहुत हाई आती है तो उसको हमको 3 साइमल्टेनियस रीडिंग्स 5 मिनट अपार्ट लेनी चाहिए, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, और रिपीट कर लेना चाहिए। तब एक कंक्लूजन पे आना चाहिए कि हाँ भाई बीपी बहुत ज्यादा है। तो अब थोड़ी देर के लिए मान लिया कि यही सिनेरियो है कि बीपी हमारा 220/120 है, बहुत ज्यादा है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक IV एक्सेस ले लिया। दूसरी चीज, खट से हिस्ट्री लेने की कोशिश करी, बीपी है कि नहीं है, तो कितने सालों से कौन कौन सी दवा खाते हैं, आज दवा खाई कि नहीं खाई। उसके बाद और पूछने की कोशिश करी कि घर में तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी कोई और मैटर तो नहीं है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा हो। अब हमें बीपी कम करना है। मरीज हमारा अचेत अवस्था में, तो अचेत अवस्था में तो गोली खिला पाओगे पानी से? नहीं खिला पाओगे। तो हम पे 2 विकल्प बचे। एक विकल्प बचा कि नाक की नली डालो, दवा को कूटो और कूट करके उसको पानी में मिला करके राइस ट्यूब से खिला दो, पहला विकल्प बचा। पर कई बार पेशेंट अनकोऑपरेटिव होते हैं और राइस ट्यूब नहीं डलवा पाते। कई बार राइस ट्यूब नहीं डल पाती है, कई बार राइस ट्यूब उपलब्ध नहीं होती है, कई बार आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हो, कई बार आपको लगता है भाई आया तो है एक बीपी के लिए, हम राइस ट्यूब डालें तो झंझट ना होने लगे। तो फिर क्या करोगे? तो इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसी बीपी की दवाएं आती हैं जो हम इंजेक्शन के तौर पे दे सकते हैं, उनके बारे में सोचोगे। और कुछ ऐसी बीपी की दवाएं आती हैं जो लिक्विड होता है, जिसको जीभ के ऊपर रखा जा सकता है या सब लिंगुअल जीभ के नीचे रखा जा सकता है, उसके बारे में सोचोगे। कॉमन दवा जो हम सबको पता होनी चाहिए उसका नाम होता है कैप्सूल डिपिन। क्या होता है? कैप्सूल डिपिन। किस ग्रुप की दवा है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, CCB, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो हम डिपिन 10 की गोली लेंगे और डिपिन 10 की डिपिन डी लेंगे और डिपिन 10 की गोली को हम आलपिन से या किसी चीज से पंचर कर देंगे और पंचर करके जीभ के नीचे डाल देंगे। जैसे ही हम ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की दवा डालेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। अगर ब्लड प्रेशर हमारा 10 मिनट 15 मिनट में कम नहीं होता तो हम रिपीट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को रिपीट कर सकते हैं। दूसरा क्या काम हमें करना होगा? दूसरा काम हमको ये करना होगा कि हमें उनको एक इंजेक्शन ऐसा देना होगा जो बीपी को कम करने में मदद करे। तो एक तो हम बीपी कम करने के इंजेक्शंस दे सकते हैं, एक हम डायरेटिक चूज कर सकते हैं। डायरेटिक एक ऐसी जगह होती है जिनको खाने से पेशाब ज्यादा होता है और तुरंत बीपी कम हो जाता है, तो हम उसको लैसेक्स का इंजेक्शन लगा देंगे। इंट्रामस्कुलर आसानी से लगा देंगे, अगर हमारे पास वीगो नहीं भी है तो भी हम लगा देंगे। इतना काम हम आराम से कर सकते हैं। इतना काम करने के बाद IV भी दे सकती हो, IM भी दे सकती हो। कई बार होता है कि भाई तुम्हारे पास वीगो नहीं है, तुमसे वीगो लग नहीं रहा है, तुमने 2 बार प्रिक करी, 40 आदमी तुम्हारे सर पे खड़े हैं, स्ट्रेस हो रहा है तुमको, तो तुमने IM तो लगाया, तुम्हारा काम तो शुरू हुआ, उसके बाद तुम IV लाइन ढूंढ रही हो। तो ये इमीडिएट बात हो रही है कि क्या क्या तुम्हें करना है। उसके बाद तुमने देखा कि अब हमारा बीपी कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसके बाद हम स्टेप 3 क्या करने वाले हैं, तो फिर स्टेप 3 के बारे में सोचोगे। कुछ ऐसे ब्लड प्रेशर की दवाएं हैं जिनके इंजेक्शंस आते हैं। कोई बता सकता है कौन से इंजेक्शंस आते हैं? एड्रेनालिन बीपी बढ़ाने की दवा है, कम करने की नहीं है। एट्रोपिन हार्ट रेट बढ़ाने की दवा है।
याद रखिए, आपको पता नहीं होगा, लेबिटलॉल, कौन सा? लेबिटलॉल। ये गायनी में बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेबिटलॉल इंजेक्शन आता है और एनालाप्रिल का इंजेक्शन आता है। किस चीज का? एनालाप्रिल, है ना। एनालाप्रिल किस ग्रुप की दवा है? एस इनहिबिटर, ठीक है। तो ये 2 इंजेक्शन उपलब्ध होते हैं, पर ये भी शायद सब जगह ना हो, पर इमरजेंसी में जहां भी आप काम कीजिए वहां आपको कहना चाहिए कि ये 2 इंजेक्शन हमारे पास रहेंगे तो हम इन मरीजों को मदद कर सकते हैं। तो इसका फिर हम उपयोग डॉक्टर से राय करके करेंगे। पर डिपिन की गोली देना, लैसेक्स का इंजेक्शन लगाना, इतना इमरजेंसी में नर्सिंग ऑफिसर को जरूर आना चाहिए, क्योंकि अगर आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो हो सकता है कि अभी ब्रेन हैमरेज होने वाला हो और आपके पास आ गया, आपके एक इंजेक्शन देने से वो बच गया। तो एक ब्रेन हैमरेज बचने का मतलब है कि आपने एक डिसेबिलिटी बचा ली। डिसेबिलिटी बचाने का मतलब है कि आपने उस आदमी को अपाहिज होने से बचा लिया। अपाहिज होने बचाने से मतलब ये है कि अगर वो 50 साल का आदमी है, अभी उसको 15 साल और काम करना है, तो 15 साल वो बिस्तर पर नहीं पड़ा रहेगा और नौकरी करेगा, पैसे कमाएगा, बीवी बच्चे पालेगा। कहीं ना कहीं से आपने सोसाइटी को और इकोनॉमी को बड़ा सपोर्ट किया एक सही डिसीजन को सही समय पे लेने से। फिर उसको मॉनिटर करते चले जाओगे, उसके बीपी को चार्ट करते चले जाओगे, देखते चले जाओगे कि बीपी उसका कैसा हो रहा है। तब तक तुमको हेल्प आ जाएगी, डॉक्टर्स आ जाएंगे, सब चीजें हो जाएंगी। ठीक है, समझ गए? चलो।